हाय स्टूडेंट्स। उम्मीद क्लासेस में मैं उदय प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th बोर्ड साइंस का इलेक्ट्रिसिटी है वो लेकर आया हूं मैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 11 है और सबसे वास्ट चैप्टर, सबसे ज्यादा टफ बोलिए आप बच्चों को यही पड़ता है फिजिक्स पोर्शन में, साइंस का क्लास 10th में, जिसको मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर को मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और इसके लिए सबसे पहले आपका साथ का जरूरत है मुझे, ताकि मैं अपना 100% आपके लिए दे सकूं। ठीक है। सो इसी उत्साह के साथ जिस तरह से मैं मैथ्स का क्लास दिया हूं आपको, एक इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहला चैप्टर मैं फिजिक्स का लेकर आ रहा हूं और चाहूंगा कि आप वही उमंग, वही उत्साह जो मेरे साथ मैथ्स में दिखा रहे हैं, फिजिक्स में दिखाइए साथ में, ताकि मैं आपको इसके बेस्ट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकूं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसमें पूरे चैप्टर में जो की टॉपिक्स हैं वो ये सारे हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। ठीक है, चार्ज कितने तरह के होते हैं वो जानना चाहिए आपको। उसके बाद आपको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअल में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी है क्या और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको जानना चाहिए, ताकि जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ में आना चाहिए, ताकि आप उस पूरे चैप्टर को समझेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, वो इस इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। मैं भी बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट। फिर इलेक्ट्रिक करंट के डिटेल में चलेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे करंट प्रोड्यूस होता है वायर में, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है आपका चौथा टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर सर्किट चाहिए होता है। जैसे हमारा घर जब हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक वायरिंग कराते हैं। वायरिंग क्यों नीड है? वायरिंग यही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे कि सर्किट में मेन रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं। सर्किट में हमारा जो वायरिंग करते हैं उसमें हम स्विच लगाते हैं, फिर आपका फैन का कनेक्शन देते हैं, बल्ब का कनेक्शन देते हैं। ठीक है, फिर मीटर बैठता है। ये सारा चीज आपको मैं बताऊंगा एक्सप्लेन के साथ सर्किट में, जब मैं सर्किट को समझाऊंगा। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इसका बहुत ही अहम रोल है इस चैप्टर में। मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या अहम रोल निभाता है, इसके नहीं होने से इलेक्ट्रिक करंट को क्या नुकसान पहुंचता है, या इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट आता है, वो मैं समझाऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगा, इसको मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद ओहम्स लॉ, ओहम ने एक लॉ दिया है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन बताया उसने, कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट है, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। फिर इसके बाद आपका आता है रेजिस्टेंस। एक नया वर्ड आपके लिए होगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस इससे पहले सुने होंगे या हो सकता नहीं भी सुना होगा आपने। इस चैप्टर में इस वर्ड का मतलब बताऊंगा क्या है। इसको फ्रिक्शन से कोरिलेट करूंगा मैं। फ्रिक्शन आप जानते हैं, आपको उससे कोरिलेट करके मैं रेजिस्टेंस बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं कि फ्रिक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन हमें उसका वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन जो है रफनेस पे डिपेंड करेगा, ये हम जानते हैं। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। कैसे? जैसे एक मोटा आदमी को हिलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक पतला आदमी को धक्का मारते हैं तो आगे बढ़ जाता है। रीजन ये है कि उसका वजन कम है,
वो जमीन के साथ उतना अच्छा ग्रिप नहीं बना पाता है, और जो मोटा आदमी है वो अच्छा ग्रिप बना देता है। उसी तरह से रफनेस, जितना ज्यादा रफ है, एक टेबल रखा हुआ है, एक स्मूथ सरफेस में हम आसानी से खींच लेते हैं, लेकिन वही टेबल एक रफ सरफेस में रखा हुआ है, हमको खींचने में दिक्कत होता है। तो ये सारी चीजें फ्रिक्शन के बारे में था। मैं उसको कोरिलेट रेजिस्टेंस से करके बताऊंगा, आपको 100% मजा आएगा, इसका गारंटी है मेरा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इसको भी मैं बताऊंगा कि घर में जो कनेक्शन किया जाता है उसमें किस तरह का हम लोग रेजिस्टेंस को, यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब आप कुछ और नहीं समझे, बस इतना समझे कि रेजिस्टेंस जो है ये आपका बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है। रेजिस्टेंस मतलब जो आपका करंट जो हम लोग सप्लाई करते हैं, उस करंट का खपत करने वाला अप्लायंस जो भी होता है, वो एक तरह से रेजिस्टेंस होता है। ये समझेंगे हम लोग किस तरह से ये सीरीज में और पैरेलल में लगे होते हैं, सीरीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, पैरेलल का क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन हमारे लिए बेटर है, वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके बाद आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप जितने तरह के भी हीटिंग अप्लायंसेस पढ़ते हो, हीटिंग अप्लायंसेस के बारे में जानते हो, जैसे ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, आयरन करते हैं जिससे हम, ठीक है, फिर अपना पानी गर्म होता है, गीजर हो गया, फिर आपका रॉड हो गया जो हम लोग बाल्टी में डुबाकर पानी गर्म करते हैं, इंडक्शन हो गया। ये सारे जो है किस इफेक्ट से काम करते हैं और कैसे वो रेड हॉट हो जाता है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड को पढ़ेंगे। क्या है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड और कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। कि हम जब हम जब अपना घर का मीटर के अकॉर्डिंग बिल देते हैं, हमको ये पता ही नहीं रहता है कि वो उसमें बोला जाता है कि यार 50 यूनिट बिल उठ गया, 60 यूनिट बिल उठ गया, ये एक्चुअल में यूनिट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। वो इस एनर्जी से रिलेटेड है, इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा मैं। उसके बाद कमर्शियल यूनिट का डिस्कशन करेंगे हम लोग कि जो बिजली बिल आता है उसमें जो ये यूनिट वर्ड आता है वो किस कमर्शियल यूनिट के अकॉर्डिंग लेता है। जैसे मान लीजिए, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो पर यूनिट चार्ज करता है हमको। मान लीजिए कि सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे वायर लेने गए हम लोग, है ना, मीटर के हिसाब से पैसा लेता है वो। 1 मीटर वायर दे दो भैया, अब 1 मीटर का दाम 200 रुपए है या 100 रुपए है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज लेता है। हम जितना मीटर लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। उसी तरह से बिजली बिल भी आपका यूनिट पे डिपेंड है। उस यूनिट को समझेंगे कि हमसे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली चार्ज करता है वो किस यूनिट पे चार्ज करता है, उस चीज को समझेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल पावर। किसी भी अप्लायंस को जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा रहता है 1000 वाट का, है ना, 1000 वाट लिखा रहता है, 500 वाट लिखा रहता है। आखिर ये वाट क्या है और ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वो उसके ऊपर क्यों लिखा रहता है, वो सारा चीज को समझेंगे। इसका पावर रेटिंग समझेंगे, कोई भी अप्लायंस का पावर रेटिंग कितना है, अकॉर्डिंग टू पावर रेटिंग वो कैसे हम उसके अकॉर्डिंग कहां पर उसको लगाना है वो डिसाइड करते हैं। हमारे घर में कितने का सप्लाई आता है, कितने वोल्ट का सप्लाई आता है, वो डिस्कस करेंगे। ये सारा टॉपिक मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने जा रहा हूं। तो आइए हम अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फैमिलियर होते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बहुत मजेदार तरीके से एंजॉय करके समझते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग इस वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है, इसके साथ हम लोग बहुत फैमिलियर हैं। कैसे हैं? ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानता नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी अ, एक अनपढ़ गंवार आदमी से ही बोलोगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बोलेगा बिजली है। उसको ये समझ में नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, लेकिन इतना तो जानता है कि यार बिजली है। मतलब घर में जो लाइट बत्ती जल रहा है सब इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के कितने रूप हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स का होता है, ये हम लोग सब समझेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं
कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो अगर हम यूज करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, जो किस पे डिपेंड है। जिस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी सबको जानते हैं, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। जिस बॉडी में मोशन है, जिस बॉडी में वेलोसिटी है, वो उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है। उसी तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किस में होता है, किस बॉडी में होता है, जो कोई पोजीशन लिया हुआ है। जैसे टंकी, पानी का टंकी जो छत पे रखा रहता है, उसमें पोजीशन होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी का फॉर्म है, जो किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, चार्ज का स्टेट पे डिपेंड करता है। चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस्ड विच प्रोड्यूस्ड विच प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस, बाय चार्जेस। चार्जेस यहां पर हम बोल सकते हैं, चार्जेस नहीं लिख के हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखते हैं, बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो सकते हैं, आइदर आइदर इन आइदर इन रेस्ट, है ना, और इन मोशन, है ना। वो या तो रेस्ट में होंगे या तो मोशन में होंगे। ये दोनों एक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स आप देखिए, समझिए। इसके बाद मैं बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का होता है। वो इस चार्जेस पे डिपेंड है, उसके स्टेट पे डिपेंड है, अवस्था पे डिपेंड है। स्टेट अवस्था की बात यहां करूं मैं, तो मतलब वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में बांटते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप को समझते हैं, और फिर हमारा इस चैप्टर में किस इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस किया गया है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का टाइप की बात करूं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं मैं बाद में, अभी मैं आपको टाइप बता रहा हूं। और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के दो भाग हैं। ठीक है, इन दोनों भाग को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी होता है जब चार्जेस जो होते हैं रेस्ट पे होते हैं। मतलब चार्जेस जो होते हैं रेस्ट पे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं, कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि धूप में रखा हुआ कुर्सी जो है वो चार्ज हो जाता है, जिसको हम लोग टच करते हैं तो हमको हल्का सा स्पार्क महसूस होता है हाथ में, मतलब हल्का सा झटका लगता है हमको। उसी तरह से अगर हम कोई कंबल को या वुलन कपड़े को ऐसे झाड़ते हैं तो चिंगारी निकलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और भी हम दे सकते हैं, जैसे बिजली का कड़कना, है ना। बिजली में स्पार्किंग जो होती है, मतलब वो बादल का जो बिजली होता है, स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म की बात कर रहा हूं, वहां पर जो कड़क गर्जन होता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। मतलब वहां पर चार्जेस जो है वो रेस्ट में होते हैं। मतलब ये चार्जेस पे डिपेंड है, लेकिन किस तरह के चार्जेस पे डिपेंड है, जो रेस्ट पे होते हैं। तो मतलब मैं लिख सकता हूं दी दी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी which deals which deals with the charges at rest, charges at rest, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस रेस्ट में होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहां पर क्या होते हैं, चार्जेस मोशन में होते हैं। मतलब जब चार्ज मोशन में होता है तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। मतलब द ब्रांच which deals with
the branch which deals with the charges in motion. The branch which deals with the charges in motion. सिंपली आप समझिए कि ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो अ, अ, जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। और ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसको हम लोग क्लास 9th में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं? देखिए, आपने देखा होगा ग्लास रॉड, ग्लास ग्लास रॉड और ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क क्लोथ में घिसते हैं, रब करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब चार्जेस जो डेवलप होते हैं दोनों में, उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, बलून को बलून को बलून को जब हम वुलन क्लोथ से रब करते हैं, बलून रब्ड विद वुलन क्लोथ, है ना, विद वुलन क्लोथ्स, है ना, वुलन क्लोथ से हम रगड़ते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको भी हम लोग, ये सारे क्या है, ये सारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल है। आपको जो क्या बोलेंगे, आपको थंडर स्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग भी इसी का एग्जांपल है ना, लाइटनिंग लाइटनिंग भी इसी का एग्जांपल है। तो ये सारे क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल है। इस साल हमको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस हमको इतना समझना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी होता है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के नाम पे इस चैप्टर को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है, करंट का एक्चुअल मतलब जो होता है, समझिए, करंट का एक्चुअल मतलब होता है ना, एक्चुअल मतलब होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना, है ना, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो ऑफ चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्जेस जहां पर होंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूं, चार्जेस अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसके डिटेल में हम लोग बढ़ेंगे कि इसके क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म होता है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होता है। वो चार्जेस या तो रेस्ट में होंगे या तो मोशन में होंगे, है ना, दोनों केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और दोनों इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग नाम होगा, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए। उसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को फिर से फर्दर बांटा गया है, डीसी करंट और एसी करंट में, उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी का दो ब्रांच होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग पूरा अच्छे से जाने कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें चार्ज रेस्ट पे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। सिंपली आप समझिए कि जिसको चार्ज होना है उसको उसके पास जाना होता है, उसके साथ कांटेक्ट बनाना होता है, तभी वो चार्ज ट्रांसफर करता है। मतलब चार्ज एक जगह पे रहते हैं और दूसरा उसके पास चार्ज लेने जाता है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, एक जगह पे चार्ज होते हैं, दूसरा चार्ज लेने जाता है, तो वो मतलब वो स्थिर है, अपनी जगह पे है, और जिसको भी दूसरे को चार्ज होना है वो उसके पास जाके चार्ज हो जाता है, ठीक है, सिंपली टच होके, कंडक्शन से, इंडक्शन से, ठीक है। तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग को इस चैप्टर में जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर तैयार किया गया है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। आइए समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, उसमें आपको ऐसा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है जिसमें चार्ज जो होते हैं, यहाँ पर चार्ज की जो बात की गई है ना, यहाँ पर जो चार्ज की बात की गई है वो चार्ज जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। किसी भी मैटर को आप उठा लीजिए, ठीक है, किसी भी मैटर को आप उठा लीजिए, आपको उस मैटर में
तीन तरह के पार्टिकल मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी मैटर में जो एटम होता है उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सेल में रिवॉल्व करता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता है। इसलिए जो यहाँ पर बताया गया है कि चार्ज जो है मोशन में होते हैं, वो कौन से चार्जेस की बात की गई है? इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन पे करेंगे। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे। तो यहां पर जो बोला गया है चार्जेस इन मोशन, है ना, चार्जेस इन मोशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, सिंपली समझिए, इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब दूसरा सवाल आता है कि यार इलेक्ट्रॉन जो मोशन में होंगे वो इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है कि कैसे चीजों में इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और कैसे चीजों में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग मटेरियल जो है, मटेरियल डिसाइड किया गया कि मटेरियल कौन सा चुने जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा या करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो मटेरियल जो है वो दो तरह का डिसाइड किया गया। पहला डिसाइड किया गया आपका ये जो है वो नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट नहीं करता है, तो ऐसा मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर कहें। ठीक है, इंसुलेटर, इसको हम लोग नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं या बैड कंडक्टर बोल सकते हैं। इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर वर्ड यूज किया गया ऐसे मटेरियल के बारे में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता है अपने अंदर से। तो इंसुलेटर आप समझिए, सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है। ये सब आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लास्टिक होता है, रबर होता है, ग्लास होता है ना, रबर होता है, ग्लास होता है, वुड होता है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल आप ले सकते हैं जो इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं फ्लो करवाने के लिए। मैं बताऊंगा कि इंसुलेटर क्यों नहीं अलाउ करता है करंट को फ्लो करने से, है ना। और देखिए, जो इंसुलेटर के बाद यहाँ आता है वो आता है कंडक्टर। कंडक्टर में क्या आता है? कंडक्टर में मेटल्स आते हैं। मेटल्स जैसे जैसे सारे मेटल्स आते हैं, लेकिन जैसे हम लोग वायरिंग के लिए कॉपर लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं, है ना। ये सारे इस टाइप के वायर जो है वो हम लोग लेते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए। तो आप समझिए, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये किस तरह के मटेरियल में फ्लो करेगा। तो ये कंडक्टर, जैसे कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अपने से अलाउ करता है। तो हम लोग ये समझेंगे कि इंसुलेटर जो है वो करंट को क्यों नहीं फ्लो करने देता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं फ्लो करने देता है, और कंडक्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो क्यों करने देता है। ये दोनों चीज को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, और उसको समझने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन बताएंगे तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप होते हैं, है ना। जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के टाइप को समझा कि दो तरह के होते हैं, उसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी टाइप को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मटेरियल समझते हैं। कंडक्टर में मेटल्स होते हैं, और मेटल्स जो होते हैं समझिएगा, मेटल्स में क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों फ्लो करने देता है? ड्यू टू कंडक्टर्स में क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्यों अलाउ करते हैं करंट को फ्लो करने के लिए? इट अलाउज इट अलाउज इट अलाउज करंट 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 टू फ्लो ड्यू टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण ये करंट को फ्लो करने देते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है करंट कैरियर होता है। आप समझिए, करंट को फ्लो करवाने में सबसे अहम रोल जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जो पर्याप्त मात्रा में कंडक्टर्स मतलब मेटल्स में पाए जाते हैं, और इंसुलेटर में इसकी कमी होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
इसीलिए ये करंट को फ्लो नहीं करने देता है ना, है ना। इलेक्ट्रॉन्स, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दे दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, है ना। समझिए इस चीज को, द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये कंडक्टर्स क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इंसुलेटर क्यों नहीं अलाउ करते हैं? उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या भूमिका है, होने से क्या होता है और नहीं होने से क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंसुलेटर जो है और कंडक्टर्स जो है, इनमें कौन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना अलाउ करता है। तो हम लोग ये समझ गए कि कंडक्टर्स जनरली मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अपने से करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। तो ये समझने के बाद हम लोग मूव करते हैं, मटेरियल समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग ये समझ लिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कॉपर वायर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो डेफिनेशन है, अभी हम लोग डेफिनेशन पे आ रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग पूरा भी अच्छे से समझेंगे कि ये डेफिनेशन बना क्यों इसका, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ रेट का मतलब होता है टाइम, है ना, है ना। और ये होता है चार्जेस का मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बोलिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलिए, ये दोनों सेम है, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसका जो डेफिनेशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब चार्जेस पर्टिकुलर टाइम में कितना कितना चार्ज फ्लो किया पर्टिकुलर टाइम में, इसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग इस चीज को अभी डिटेल में समझेंगे। अभी मैं जस्ट लिखा हूं कि करंट का क्या डेफिनेशन होगा, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, इसका पूरा नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट को किससे डिनोट किया जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी को आई से डिनोट किया जाता है। अभी हम लोग इसका यूनिट समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कंडक्टर्स जो है वो करंट को फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण कैसे अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कॉपर वायर खरीद कर लाता हूं मार्केट से, ठीक है। और उस कॉपर वायर को मैं आपके सामने रख दिया। देखिए ये कॉपर वायर, एक मार्केट से मैं कॉपर वायर खरीद के लाया, ठीक है। ये कॉपर वायर है, क्या है? कॉपर वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। कॉपर वायर में मैं आपको बोला कि जितने तरह के मैटर होते हैं उसमें तीन तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसलिए यहाँ पर उसके लिए इसको यहाँ पर नहीं लेते हैं हम लोग। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अभी न्यूट्रॉन की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो किसी में भी आपको ये दोनों की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं। कॉपर हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो रबर हो, चाहे वो ग्लास हो, सब में ये चीज मौजूद होते हैं। बस अंतर क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और जो नॉन मेटल होता है जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो देखिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं मैं, तो अभी जो हम लोग वायर लेके आए हैं, ठीक है, उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है ना, कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। कैसे वायर में? सिंपली समझिए, इस वायर को अगर हम मार्केट से खरीद के लाए हैं, सिंपली इस वायर को अगर मार्केट से खरीद के लाए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है। तो यार अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? अभी तो आप बताए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट फ्लो करवाता है। तो अभी तो हम लोग लाए हैं यहाँ से खरीद के, ये कॉपर वायर का एक पीस लाए हैं और इसमें ऊपर में एक बल्ब लगा देते हैं, थोड़ा सा कटिंग करके एक बल्ब लगा देते हैं। जब हम बल्ब लगाते हैं यहाँ पर, तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स तो है यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद है, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, डज नॉट ग्लो, है ना? ये तो ग्लो नहीं कर रहा है। तो रीजन क्या है इसके पीछे? ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? इस चीज को समझिए पहले। ये इसलिए नहीं ग्लो कर रहा है क्योंकि जैसा आप नाम वहां पर सजेस्ट किए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब करंट का मतलब क्या हो गया? करंट का मतलब हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना? पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तभी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, फ्लो नहीं करता है, तो वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। यही कारण है कि जो हम पीस ऑफ वायर खरीद के लाए हैं और उसमें केवल बल्ब लगा दिए हैं तो जल नहीं रहा है। समझिए आप इस चीज को, बल्ब लगाने से ये जल नहीं रहा है। एक छोटा सा पीस में लगाए तो वायर का, ये भी तो कॉपर वायर है, इसमें तो होना चाहिए वो चीज। तो इसमें क्या कमी है उस चीज का? इसमें कमी है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर मूविंग रैंडमली इन एनी डायरेक्शन, है ना? तो एट दैट टाइम देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस चीज को समझे हैं। अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको समझते हैं हम लोग। जस्ट इसके पैरेलल में आपको मैं करके समझाता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसमें बढ़ते हैं हम लोग और उसको भी इसके साथ पैरेलल में समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि बल्ब जो है, जो कॉपर वायर है, एक पीस ऑफ कॉपर वायर में क्यों करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आइए चलिए ढूंढते हैं, करंट इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी एक पीस ऑफ वायर जिसमें एक छोटा सा कटिंग ऑफ वायर लेकर आते हैं, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसका रीजन मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। करंट फ्लो होने के लिए आपका क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचना पड़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अभी उस चीज को हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक डायरेक्शनल फ्लो करना स्टार्ट करता है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए क्या नीड है इसका, और क्या ऐसा चीज है जिसको जोड़ने पर ये पॉसिबल है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी अभी जो स्थिति है, अभी हम लोग उसको चेंज करने जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यही सेम वायर को मैं लिया हूं, ये वायर का पीस लेता हूं, ठीक है, और इस वायर के पीस को मैं क्या करता हूं कि सेल से कनेक्ट कर देता हूं। इस तरह के सेल से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब ये देखिए, सेल से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है इसमें, ये आपको मैं समझाना चाहूंगा कि अगर सेल से मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो एक बेहतरीन चीज यहां पर होगा। क्या होगा वो समझिए। ये देखिए यहां पर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो अपनी जगह पे जैसा है उसी तरह से रहेगा, है ना? प्रोटॉन का कोई भी चेंजेस नहीं होगा, प्रोटॉन अपने पोजीशन पर रहेगा। मगर मगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सिस्टमैटिक मूव करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? देखिए क्या होगा, जब हम इसको सेल से जोड़ेंगे, जब हम इसको सेल से कनेक्ट करेंगे, तो उस समय क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है सेल का, वो एक एंड को नेगेटिवली चार्ज कर देगा, एक एंड को नेगेटिवली पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज में डाल देगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव एंड है, ये जो प्लस का है, वो इस एंड को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, ठीक है। तो देखिए एक एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव चार्ज का मैं पहले बता चुका हूं कि जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा या जो एंड नेगेटिवली चार्ज होगा, इसका मतलब जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेस अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। नेगेटिवली चार्ज इट मींस
मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये आप समझिए। और जो पॉजिटिवली चार्ज एंड होगा वो आपको शो करेगा, मींस यहां पर आपका मतलब होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसका मतलब इस एंड, ये जो नेगेटिव टर्मिनल से, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जो इस तरह से रैंडमली मूव कर रहे हैं वो इस एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसका रीजन क्या है, इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सिंपली आप समझिए ए से बी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो नेगेटिवली चार्ज एंड है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यहां से इस तरह से फोर्स करके इलेक्ट्रॉन्स को उधर ढकेलेगा, जिससे क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एंड से इस एंड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और एक डायरेक्शनल फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। इसी के कारण यहां पर करंट वर्ड का यूज किया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कब पैदा होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ एक फ्लो में एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो एक करंट पैदा करेगा। उस करंट का नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। मैं उसको क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलूंगा। इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और मैं अब ये यहां से जितना इलेक्ट्रॉन इस एंड में पहुंचाएगा, समझिएगा इससे क्या हो रहा है, इससे ये एंड जो है यहां से यहां पर आपका जो है जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है या नेगेटिव चार्ज मौजूद है, नेगेटिवली चार्ज एंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ढकेल कर उस तक पहुंचा रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड में पहुंचेगा उतना ही ये सेल जो है अपने पास से करंट रिलीज करेगा, करंट रिलीज करेगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होगा। ये करंट का नाम क्या होगा, इस करंट का नाम होगा कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कन्वेंशनल करंट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जितना दोगे तुम, उस तरह से मैं, जिस तरह से तुम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे उस तरह से मैं आपको करंट दूंगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करने लगेगा। इसी करंट को हम लोग इस नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन बच्चों क्या हुआ, प्लस से माइनस की तरफ हुआ, प्लस से माइनस की तरफ हुआ। ये क्यों पैदा हुआ, बिकॉज क्योंकि आप इस एंड से इस एंड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना स्टार्ट किए, इस एंड से इस एंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचाना स्टार्ट किए। जितना यहां से इलेक्ट्रॉन उस एंड में पहुंचेगा उतना ही उस एंड से इस एंड में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब आपको करंट का डायरेक्शन पता चल गया, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। आप देखिएगा किसी भी सर्किट में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव रहता है। इसका कारण क्या है, वो कन्वेंशनल करंट है। इस करंट का आई का नाम क्या होगा यहां पर, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट है ना, ये कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना जाता है। और ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, जब इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा तभी कन्वेंशनल करंट होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं होगा तो कन्वेंशनल करंट भी नहीं होगा। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया, करंट का डायरेक्शन ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये एंड जो होता है वो हाई पोटेंशियल में चला जाता है, हाई पोटेंशियल में चला जाता है, और ये एंड जो है वो लो पोटेंशियल में चला जाता है। ये आपका एंड लो पोटेंशियल कहलाने लगता है ना, लो पोटेंशियल कहलाने लगता है, और ये एंड आपका हाई पोटेंशियल में आ जाता है। ये पोटेंशियल क्या है मैं इसको भी अभी आपको बताने जा रहा हूं, समझिए। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को बहुत अच्छे से हम लोग अभी समझेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे उसमें। उसमें आपको मैं एकदम क्लियर करूंगा कि ये पोटेंशियल क्यों इंपॉर्टेंट है और ये इसके नहीं होने से करंट को क्या असर पड़ता है। तो उससे पहले अभी आप इतना समझिए कि ये हाई पोटेंशियल में हो जाता है, ये लो पोटेंशियल में हो जाता है, कुछ इस तरह का लेवल डिफरेंस हो जाता है। ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मतलब लेवल डिफरेंस हो गया। लेवल डिफरेंस, जिस तरह से पानी जो है हाई से लो की तरफ, जिस तरह से कोई भी सामान एक ढलान में हाई हाइट से लो हाइट की तरफ
मूव करना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह से हॉट बॉडी जो है कोल्ड बॉडी को ही ट्रांसफर करता है, क्योंकि हॉट बॉडी जो है हायर टेम्परेचर में होता है और कोल्ड बॉडी लोअर टेम्परेचर में होता है, तो हाई से लो ही फ्लो करता है। इसीलिए करंट के लिए ये एंड जो है वो हायर पोटेंशियल में आ जाता है और ये एंड जो है वो लोअर पोटेंशियल में चला जाता है। इसीलिए करंट जो है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करने लगता है। समझ में आया आपको? तो ये है रहस्य कि किसी वायर जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो करंट फ्लो नहीं करवा पाता है, लेकिन यहां पर ये एक बैटरी से जुड़ता है तो सेल क्या करता है, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस देता है, मतलब लेवल डिफरेंस देता है, लेवल प्रोवाइड करता है। एक एंड को बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है और एक एंड जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मात्रा है उसका एक डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉनिक करंट पैदा होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब यहां पर हुआ इलेक्ट्रॉन का करंट। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन का करंट, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करता है। इसीलिए ये एंड जो है इस एंड से इस एंड में करंट फ्लो करवा पाता है। अब ये आप इस चीज को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए समझिए कि ये एक ऐसा क्लासरूम है, मतलब समझिए कॉपर वायर जो हम मार्केट से खरीद के लाए, ये एक ऐसा क्लासरूम है जहां पर टीचर नहीं है और फ्री क्लास है, जहां पर बच्चे क्या करते हैं फ्री क्लास में। नॉर्मली सोचिए जब फ्री क्लास होता है तो बच्चे जो है रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोई उसके डेस्क में गया, कोई उसके डेस्क में गया और बातें करते रहते हैं, हल्ला होता है काफी। लेकिन अभी देखिए हल्ला होने वाला जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको, वो समझाना चाह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शरारती बच्चों की तरह है, जो क्लास में हल्ला करते हैं, शोर करते हैं। और जैसे ही क्लास में टीचर की एंट्री होती है, ये टीचर यहाँ पर कौन हो गया, ये सेल हो गया। सेल क्या करता है, एक टीचर की तरह वर्क करता है। जैसे ही ये क्लास में एंट्री करता है, जैसे ही एंट्री होता है उसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से क्लास में टीचर की एंट्री होती है और क्या होता है, बच्चे शांत हो जाते हैं। तो ये समझिए, आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिस्टमैटिक मूव तभी करेंगे जब आप दोनों एंड को पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा। मतलब एक को हाई कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देना होगा और एक को लो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब लेवल डिफरेंस देना पड़ेगा। इसको मैं और अच्छे से भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में समझाने जा रहा हूं। अभी आपके लिए बस इतना समझना जरूरी है कि ये जो डेफिनेशन इसका आता है, इसका डेफिनेशन क्या आता है, करंट का डेफिनेशन होता है, मैं लिखवा चुका हूं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको भी हम लोग समझते हैं अच्छे से। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब यहां क्या हुआ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि यहां से जितना इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम में, समझिए 10 सेकंड का टाइम रखा हूं, जिस तरह से मिलिट्री आर्मी की भर्ती होती है, तो उस समय क्या होता है, वो उस समय आपका जो भर्ती होता है उस समय ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम रखा जाता है, उस टाइम में जितने लोग आ जाते हैं उनकी भर्ती फिक्स हो जाती है और जो नहीं आ पाते हैं उनकी भर्ती नहीं हो पाती है। सेम एज यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इस एंड में एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वो करंट का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वैल्यू मतलब अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम 1 सेकंड के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तो मतलब करंट क्या हो जाएगा आपका, 10 एम्पियर प्रोड्यूस होगा। ये मैं आपको इसका यूनिट भी समझाऊंगा अच्छे से। एम्पियर जो है वो ऐसा यूनिट किसका है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट है। ये मैं पूरा डिटेल में भी जाने वाला हूं, समझिए। मैं आपको बस अभी समझा रहा हूं कि अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन गया तो ये 10 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करेगा, अगर 1 सेकंड का टाइम दिया गया है तो इस चीज को समझिए कि यहां पर ये जो डेफिनेशन हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज किसको बता रहा है, ये चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ये चार्ज किसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में किया जा रहा है कि ये जितने इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पहुंच रहा है, तो उसके अनुसार से यहां पर डिसाइड किया जाता है कि करंट क्या होगा। करंट जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, 1 सेकंड के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो 10 एम्पियर करंट यहां से प्रोड्यूस हो गया। मतलब करंट किस पे डिपेंड है, इसके इलेक्ट्रॉन के इस एंड से इस एंड
पहुंचने पे डिपेंड है। जितना इलेक्ट्रॉन पहुंचा उतना करंट प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह से करंट का डेफिनेशन बना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट का मतलब यहां टाइम हो गया, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पहुंच रहा है। मैं आपको इसको फॉर्मूला के रूप में भी बता सकता हूं। करंट का मतलब हुआ, करंट को अगर हम फॉर्मूला में दिखाएं तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। यहाँ क्यू क्या डिनोट कर रहा है, ये क्यू डिनोट कर रहा है कितना चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचा। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इसका फॉर्मूला हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम के साथ कितना चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पहुंचा। तो ये तो हम लोग सिंपली डेफिनेशन की बात किए, और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ऐसा यूनिट कैसे तैयार किया जाता है, एक एम्पियर का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसको रब करके मैं आगे आपको बताता हूं। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम आपको बताया कि करंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी करेंगे, यहीं से इसका यूनिट हम लोग बनाएंगे। कैसे? करंट को नापा जाता है एम्पियर में, तो अगर मैं करंट की जगह पे 1 एम्पियर रखता हूं और इस चार्ज की जगह पे 1 कूलम रखता हूं, इसका यूनिट देखिए, और इस टाइम की जगह पे 1 सेकंड रखता हूं, तो इससे मैं ये डेफिनेशन तैयार करता हूं 1 एम्पियर का। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर देखिए, सिंपल डेफिनेशन यहीं से बनेगा। क्या बनेगा? अ करंट इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे? अ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू द वायर इन 1 सेकंड। मतलब 1 एम्पियर का करंट तब माना जाएगा कि फ्लो कर रहा है वायर से जब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो एक एंड से दूसरे एंड में 1 सेकंड के अंदर पहुंचता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन बनाएंगे। यहां पर क्या बनाएंगे? देखिए, मैं रब करता हूं इसको और इसका डेफिनेशन लिखता हूं। यहां पर इसका डेफिनेशन बनेगा, अ करंट इज said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge is allowed to flow through a wire in 1 सेकंड, थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप इसको मान लीजिए नोट करके रखिए। अ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो यहां से हम लोगों ने जो आपका देखिए, जो फॉर्मूला में क्यू के जगह पे कूलम लिखेंगे, है ना, और टाइम के जगह पे जो सेकंड लिखेंगे उसको हम लोग कंबाइंड वे में 1 एम्पियर क्यों कहते हैं, उसका डेफिनेशन मैं आपको दिया। तो आपको फाइनली क्या मिला? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? तो आप लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज करंट इज 1 एम्पियर, इज सिंपली एम्पियर ए से डिनोट करेंगे या इसी को हम एम्पियर कहेंगे, एम्पियर, और ए से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। ये आपको मैं यहां तक बता दिया कि डेफिनेशन क्या होता है करंट का, ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी हल्का सा हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि किस तरह से करंट एक एंड से दूसरे एंड में फ्लो करता है। उसके लिए नीड क्या था? सेल था। सेल क्या दे रहा है? सेल आपका जो वायर है, जो कनेक्शन है, जो हमारा सर्किट है, उसमें सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेल प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दिस इज द लेवल डिफरेंस ऑफ द चार्जेस। एक एंड में हायर पोटेंशियल को कर देता है, एक एंड को लोअर पोटेंशियल में कर देता है। रीजन क्या है? हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या है? यहाँ पर
इस चीज को समझते हैं, ठीक है, और इसको बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पैदा किया जाता है वायर में, और इसका जो रोल है वो वायर में किस तरह से है, करंट फ्लो करवाने में इसका क्या हेल्प है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, जैसे जैसे मैं एक छोटा सा इस तरह का बकेट लेता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा अगला टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्या है ये और ये क्यों नीड है करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो देखिए, इस तरह का एक बाल्टी लिए और इसी के सामने में पैरेलल में सेम टाइप का एक और बकेट रख देते हैं, है ना, सेम साइज का, ठीक है। इसमें फुल पानी भर देते हैं, ठीक है, इसमें पूरा पानी भर देते हैं और इसमें केवल इतना पानी भरते हैं, है ना। और इन दोनों बकेट को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक पाइप के हल्का सा यहां पर क्या किए, होल किए और पाइप कनेक्ट करके इसको जोड़ दिए, इस तरह से जोड़ दिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा आप मेरे को बताइए। अब आपका, आप एकदम बढ़िया आंसर दे रहे हैं इसका कि यहां से जो पानी है वो इस लेवल पे, मतलब इस बकेट में आएगा। मतलब ए बकेट और बी बकेट अगर मैं लेता हूं तो ए से बी में पानी फ्लो करना स्टार्ट होगा। ये क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर ज्यादा पानी था और यहां पर कम पानी था। ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेवल डिफरेंस के कारण वो अपने आप को बराबर करने की कोशिश कर रहा है और ये यहां से इसका लेवल डाउन होगा, धीरे धीरे कम होगा और इसमें लेवल अप होगा और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। तो इससे हमको ये समझ में आया कि पानी जो है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करने लगा, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इसमें हुआ उसी तरह से आप एक काम करिए, एक कोल्ड, इस तरह का कोल्ड बॉडी लीजिए, ठीक है, ठंडा, कोई भी ठंडा सामान, एक हॉट बॉडी लीजिए, ठीक है। ये आपका हॉट है और ये कोल्ड है, ये हॉट बॉडी है, ठीक है, हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है, कोल्ड बॉडी है। अब हॉट बॉडी से जब हम कोल्ड बॉडी को आपस में टच करेंगे, जब टच करेंगे तो आप मेरे को बताइए क्या होगा। ये हॉट हो गया और ये कोल्ड हो गया, तो हॉट से कोल्ड में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा हॉट से कोल्ड की तरफ। क्यों हॉट से कोल्ड की तरफ ही क्यों हो रहा है, रीजन समझने की कोशिश कीजिए कि हॉट जो है वो हाई टेम्परेचर में है और जो कोल्ड बॉडी जो है वो लोअर टेम्परेचर में है। तो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से हमको ये सारे एग्जाम्पल से एक चीज समझ में आ रहा है, दोनों एग्जाम्पल से, कि हमेशा जो है फ्लो जो होगा वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, समझिए उस चीज को। अगर मैं एक क्या बोल सकते हैं आप, एक एक लोहे का छोटा सा वो लेता हूं, लोहा नहीं लेते हैं, एक पटरा, पटरा समझते होंगे आप, पटरा मतलब लकड़ी का टुकड़ा लेता हूं और यहाँ एक इतना बड़ा ईंटे का ढेर बनाता हूं, ब्रिक्स का ढेर बनाता हूं, ऐसा ब्रिक्स रख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पर केवल 2 ही ब्रिक्स रखता हूं, ठीक है, इस तरह से 2 ब्रिक्स रखता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये 2 ब्रिक्स रखा और इस तरह से मैं इसमें पटरा रख दिया, पटरा रख दिया। अब क्या होगा, पटरा मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा, इस तरह से रख दिए। अब क्या होगा, अगर मैं बॉल को यहां रखता हूं तो बॉल क्या करता है, यहां से इधर की नीचे की तरफ डुगरने लगता है, मतलब नीचे की तरफ जाने लगता है, रोल करने लगता है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये हाई हाई इसका हाइट जो है h1 और इसका हाइट h2 ले लेते हैं। यहाँ पर हाइट h1 जो है वो h2 से ज्यादा हो रहा है ना, h1 h2 से ज्यादा है। यहां पर भी हमको ये समझ में आ रहा है कि हायर से लोअर की तरफ बॉल आ रहा है, बॉल का क्या हो रहा है, मोशन क्या हो रहा है, हायर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ हो रहा है। मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिंपल वर्ड में है लेवल डिफरेंस। लेवल डिफरेंस है ना, लेवल डिफरेंस किस चीज का, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो लेवल डिफरेंस, अगर मैं वायर में बात कर रहा हूं
तो अगर हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ लेवल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ सिंपली लेवल डिफरेंस का मतलब हुआ कि चार्जेस का डिफरेंस, चार्जेस का डिफरेंस है ना। एक जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है करंट के लिए हायर पोटेंशियल में आ जाता है, और हायर पोटेंशियल में आ जाता है, और और जो ये एंड है, ये जो पॉजिटिव एंड है वो हायर पोटेंशियल में, और नेगेटिव एंड लोअर पोटेंशियल में आ जाता है। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपको हायर पोटेंशियल में आ जाता है और ये लोअर पोटेंशियल में, किसके लिए, करंट के लिए, कन्वेंशनल करंट के लिए ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में है। जबकि अगर मैं बात करता हूं, इसी चीज को मैं बात करता हूं कि अगर सिंपली मैं लेता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन के करंट के लिए बात करता हूं, तो ये आपका हायर पोटेंशियल हो जाता है, ये लोअर पोटेंशियल हो जाता है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट है, इसके अकॉर्डिंग ये हायर पोटेंशियल में होगा और ये लोअर पोटेंशियल में होगा। कुछ ऐसा ही कंडीशन बन रहा है इसमें कि हायर से लोअर की तरफ जो है वो मोशन होता है, यहां पर भी हायर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मोशन होता है। किस चीज का, करंट का, किस चीज का, कन्वेंशनल करंट मूव करना स्टार्ट कर देता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। आपको बहुत अच्छे से बस इतना ही समझाना चाहता हूं कि जो सेल है, सेल अगर किसी वायर से जुड़ा है, किसी भी अप्लायंस से जुड़ा है, तो एक एंड को हायर पोटेंशियल में कर देता है और एक एंड को लोअर पोटेंशियल में कर देता है, जिसके कारण लेवल डिफरेंस क्रिएट होता है, और लेवल डिफरेंस के कारण करंट जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो लेवल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, सेल प्रोवाइड करता है। अगर जब तक सेल कनेक्ट नहीं होगा ये लेवल डिफरेंस नहीं आएगा, और जब तक लेवल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक आपका करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि लेवल डिफरेंस देने के लिए हमको सेल जोड़ना होगा, तभी जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस होगा और उसके अपोजिट में कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर हम लोगों ने समझा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में, दोनों। मान लीजिए कि ये जो है 10 वोल्ट में आ गया और ये जो है 15 वोल्ट में आ गया, तो 15 वोल्ट और 10 वोल्ट में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानेंगे, और इनके बीच का वोल्टेज बोलेंगे उसको। सिंपली आप जो बात करते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, अगर हम अपने सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वोल्टेज, जो दोनों एंड का वोल्टेज डिफरेंस होगा वो एक लेवल डिफरेंस क्रिएट करेगा और उसके कारण कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस होगा, कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए जो इक्विपमेंट जो हम लोग जो अप्लायंस लगाते हैं, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं जो सोर्स देते हैं वो सेल है, और सेल का यही इंपॉर्टेंस रोल है सर्किट में कि वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। एक टाइम ऐसा आता है जब सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस देना बंद कर देता है, मतलब वो डेड हो जाता है, आप उसको थ्रो कर देते हो, फेंक देते हो। ये भी दो तरह के होते हैं, एक रिचार्जेबल होता है और एक जो होता है यूज एंड थ्रो होता है। यूज एंड थ्रो वाला जो होता है आप एक टाइम तक यूज करते हो, आप देखोगे कि अपने टॉर्च में जो आप सेल यूज करते हो वो जो है यूज एंड थ्रो होता है। जब तक उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही उसका अंदर का केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना बंद कर देगा। दोनों एंड जो है, बैटरी कैसा दिखता है, सेल कैसा दिखता है, सेल आपने जरूर देखा होगा, सेल जो है वो आप कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो एंड है जो निकला रहता है, ये प्लस का एंड है, ये माइनस का एंड है। ये जो है ये बताता है कि ये हायर पोटेंशियल में है और ये लोअर पोटेंशियल में है। जब ये दोनों लेवल सेम हो जाएगा इसका मतलब अंदर केमिकल रिएक्शन बंद हो गया और वो डेड बैटरी के नाम पे हो जाएगा और उसको फेंकना पड़ेगा, आपको नया बैटरी लगाना पड़ेगा। तो कुछ ये समझिए कि सेल जो है जब तक केमिकल रिएक्शन उसके अंदर चलता रहता है तभी तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, जैसे ही उसका केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस देना बंद कर देगा और एक सेम लेवल पे दोनों एंड हो जाएगा। तो आपको अगर कंटिन्यूअस फ्लो करवाना है करंट तो आपको इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला टॉपिक क्या आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं।
मेरे अनुसार से करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा डाउट आपका मैं खत्म कर चुका हूं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अभी जो मैं करंट का डेफिनेशन से रिलेटेड, करंट कैसे फ्लो करता है वायर में, करंट का फ्लो करने का जो मेन रीजन है वो क्या है, ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं मैं। तो वहां पर आपका कोई भी डाउट मैं रहने नहीं दिया हूं। आगे बढ़ने से पहले अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना सबसे पहले उचित समझता हूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले जो सिंबल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैं आपको मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जब आप लगाते हैं तो उसमें आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगाते हैं, घर का जब वायरिंग कराते हैं आप, तो उसमें केवल वायर नहीं होता है, उसमें आपका बहुत सारा चीज बैठता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मीटर हो गया आपका, जैसे आपका स्विच हो गया, बहुत जगह सॉकेट्स लगाते हैं आप, है ना, ये सारा कनेक्शन आप अपने सर्किट में करते हैं। तो ये अगर मैं आपको बोलूं कि जो हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं उसमें मैं एकदम सेम टू सेम बल्ब बना दूं, सेम टू सेम स्विच बनाऊं, स्विच बोर्ड बनाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आप अगर एग्जाम में करने बैठेंगे तो आपको केवल स्विच बनाने में ही टाइम निकल जाएगा। तो उन सब के लिए क्या है, एक सिंबल डिसाइड किया गया है। वो सारे कंपोनेंट के लिए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए एक सिंबल है, जिस सिंबल को हम लोग अपने सर्किट डायग्राम में दिखाते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बताने से पहले वो सारा सिंबल समझाना चाहता हूं जो सर्किट में यूज होता है, जो आपको जानना चाहिए सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं अपने वो सारे सिंबल्स की तरफ और उसको समझते हैं कि कौन कौन सा सिंबल सर्किट में यूज होता है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए इलेक्ट्रिक सेल। ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक सेल जो है वो कैसे दिखता है। एक्चुअल इलेक्ट्रिक सेल जो है आप जब मार्केट से लाते हैं तो कुछ इस तरह का डिजाइन रहता है उसका, समझ में आया आपको, कुछ इस तरह का डिजाइन होता है और यहाँ पर आपका यूं इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये अगर मैं बनाने बैठूं तो बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है हमको, तो हम ये बनाएंगे नहीं वहां पर। इसके इसके एवज में इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब सर्किट डायग्राम में आपका सेल के लिए ये एक है, एक सेल है, अ सेल एंड इलेक्ट्रिक सेल सिंगल सेल है, तो उसको हम लोग सर्किट डायग्राम में कुछ पॉजिटिव एंड को, प्लस एंड को, और ये माइनस है तो प्लस एंड को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे और माइनस एंड को हम, समझिएगा ध्यान से, माइनस एंड को हम छोटे एक वर्टिकल लाइन से इस तरह से दिखाएंगे। ये आपका प्लस का टर्मिनल हो गया सेल का और ये माइनस टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अब आते हैं सेकंड आपका बैटरी। ये देखिए बैटरी आप जनरली गांव के लोगों के मुंह से अक्सर सुनते होंगे, ए भैया टॉर्च में बैटरी खत्म हो गया है, बैटरी दे दीजिए। एक्चुअली वो बैटरी नहीं बोलते हैं, वो मतलब वो एक सिंगल को ही बैटरी बोलते हैं, लेकिन वो सिंगल बैटरी नहीं है। वो बैटरी का मतलब होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेल को सीरीज या पैरेलल में हम अरेंज करते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी यहां पर क्या हो गया, अगर मैं इसको डायग्राम से मतलब एक्चुअल ओरिजिनल बनाऊं तो टॉर्च के अंदर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपने देखा होगा, टॉर्च के अंदर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखा होगा आपने, है ना, इस तरह का अरेंजमेंट देखा होगा। यहाँ पर है, फिर दूसरा वाला इसके पीछे ऐसा लग जाता है, ठीक है, इसके पीछे यूं अटैच किया जाता है, फिर तीसरा वाला इसके पीछे अटैच किया जाता है ना, इस तरह का आप एक्चुअल में देखे होंगे, है ना, एक्चुअल आपके घर में जो होगा या टॉर्च होगा उसके पीछे इस तरह से लगा रहता है। ठीक है, लेकिन अभी हम अगर ये बनाने बैठेंगे एग्जाम में तो हमारा टाइम पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना हम बैटरी यूज किए, कितना सेल यूज किए, एक दो तीन। अब इसी को अगर हम इस देखिए इस यहाँ जो सजाए हैं हम, जरूरी नहीं कि एक लाइन में वो हो सकता है ऊपर नीचे हो, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ बहुत सेल को एक साथ अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और उसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी के नाम पे जानते हैं। अब इसी चीज को मैं अगर डायग्राम में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाऊंगा मैं उसमें यूज करूंगा तो ये बनाना हमारे लिए टफ होगा। उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह पे हम लोग ये बनाते हैं। देखिए आप क्या बनाते हैं, ये आपका प्लस वाला हो गया, फिर थोड़ा सा गैप लिए, ये आपका माइनस टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, फिर थोड़ा आगे बढ़े, इसी में जोड़े और दूसरा फिर सिंबल यहाँ कर दिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। आ, उम, 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 ठीक बन रहा है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये हर जगह पे आपको ये देने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। एक आप एक किनारे में दे दिए प्लस, और यहाँ बढ़ते चले जाइए आप, ठीक है। फिर यहाँ जोड़िए इस तरह से, फिर आगे बढ़िए, है ना? तो इस तरह से आपको बढ़ना होगा। तो मैं बोला 3 सेल है, तो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, और तीसरा सेल ये हो गया आपका। आप यहाँ पर माइनस दे दीजिए, एक प्लस आप यहाँ दीजिए, और एक माइनस आप यहाँ दीजिए। तो ये आपका 3 सेल का मैं कॉम्बिनेशन किया। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बहुत सारे सेल को एक साथ सीरीज या पैरेलल में, सीरीज पैरेलल का भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग ये समझे कि अगर हम एक के पीछे दूसरा लगा दिए, तो बहुत सारा सेल को कनेक्ट कर दिए, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहते हैं या बैटरी कहते हैं। अगले में बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया प्लग की और स्विच। देखिए प्लग की का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ऑन बोला है। देखिए ऑन, कब ऑन माना जाएगा प्लग की? तो प्लग की को आप इस तरह से दिखाएंगे सर्किट में। देखिए प्लग की, ये प्लग की है, ठीक है। अब ये ऑन कब होगा? ऑन तब होगा जब इसके बीच में ये इसका डॉट पड़ेगा। देखिए ये ऑन को बता रहा है। सर्किट में आपका कुछ इस तरह से यूज होगा ये। अगर ये ऐसा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है सर्किट में आपका जो सर्किट जो है, उसमें जो स्विच लगा हुआ है वो ऑन है, ठीक है। इसी को अगर मैं टैपिंग की से स्विच से दिखाऊंगा, तो कुछ इस तरह से ये स्विच आप दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ, और ये थोड़ा सा यूं करके, यूं झुकाइए, ऐसा ले जाइए, ठीक है। और ये आपका, तो ये आपका क्या हो गया, ये अगर सटेगा तो ये आपका ऑन माना जाएगा, और ये उठा हुआ है तो ऑफ है। तो ये दोनों सिंबल जो है ये आपका ऑफ का है। तो ये आप इसको इस तरह से आप अरेंज कर दें। रुकिए हटा देते हैं इसको, है ना? और ये इस तरह से टच करा देंगे ना आप, जब टच हो जाएगा ये, तो ये आपका ऑन है, ठीक है। ये आपका ऑन है, ओके। ये ऑन है, ये ये दोनों सर, ये जो दोनों जो स्विच है वो आपको ऑन को बता रहा है। सिंपली आप इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यही सिंबल को रखिए, एक ही सिंबल रखिए। एक सेकंड, एक सेकंड, 1 सेकंड। आप केवल एक ही सिंबल रखिए, यही रखिए आप। मतलब इस चीज का मतलब हुआ कि आपका स्विच जो है वो ऑन है, और स्विच ऑफ जो जब रहेगा, तो आपको सर्किट में कुछ इस तरह का डायग्राम दिखेगा, इस तरह का सिंबल दिखेगा, ठीक है। ये आपका ऑफ सिंबल को शो कर रहा है, ये आपको ऑफ सिंबल को शो कर रहा है। मतलब प्लग आप स्विच जो है या प्लग जो है वो ऑफ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए आइए। अब बल्ब बनाने जाएंगे, तो देखिए कितना परेशानी होगा। बल्ब बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, रे बाबा ऐसा करके यू बनाए, फिर ऐसे करके यू दिए, फिर यहाँ पर इसका फिलामेंट बनाएंगे, है ना? ये बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। अगर इसको बनाने बैठेंगे तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हम इतना बनाने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए इसके लिए सिंबल डिसाइड किया गया है। वो सिंबल आपको सर्किट में कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यू, यू, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा सर्किट में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका बल्ब हुआ। तो ये ऐसा रहेगा, और बहुत बार इसको ऐसा घेरा हुआ रहेगा, ठीक है। ये भी रह सकता है, या तो ये खुला भी रह सकता है, ऐसा, है ना? ऐसा भी रह सकता है, या तो ऐसा रह सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको सिंगल बल्ब को बता रहा है, एक बल्ब को सिंबलाइज कर रहा है ये। अब आते हैं रियोस्टेट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रियोस्टेट क्या होता है उसको भी समझेंगे। एक हमारा छूट रहा है इसमें, जिसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, है ना? रजिस्टर या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका छूट रहा था, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये भी आपका रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा मैं। तो अभी आते हैं रियोस्टेट में। रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप सर्किट में कुछ इस तरह से डायग्राम से पाएंगे। देखिए ये 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 कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब, अरे भाई, आप रोड में ब्रेकर देखे हैं ना? रोड पे ब्रेकर तो देखे ही होंगे आप। ब्रेकर जब आजकल तो रोड में एक ही साथ 3-4 ब्रेकर लगाया रहता है, बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चलता है, तो ब्रेकर क्यों लगाता है? गाड़ी वहां जाता है, धिचक 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 धिचक, मतलब एक साथ ऐसा बम्पिंग करते हुए आगे बढ़ता है। हम लोग को अक्सर रोड में फोर व्हीलर चलाते समय मिलता है। तो
उसी तरह से ये एक तरह का रुकावट है जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए होता है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, वो आपका करंट के स्पीड को स्लो डाउन करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, केवल इतना ही यूज करेंगे ये काम हो जाएगा। ये आपको रेजिस्टेंस को बताता है। रेजिस्टेंस का मतलब हुआ करंट के रास्ते में होने वाला रुकावट। लेकिन ये देखिए, ये भी आपका एक तरह का रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट भी एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्यों बोलते हैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस जब सर्किट में देगा ना, तो ऐसा ऐसा एक एरो इसको काटता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। ऐसा एक एरो, एक सिंबल दिखा, सिंपल मतलब एकदम सिंपल दिखा तो समझ लीजिएगा वो सिंपल रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर कटा हुआ दिखा तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको दो तरीके से सिंबलाइज किया जाता है, ऐसे या तो फिर यूं ऐसा रहेगा, और उसके ऊपर आपको इस तरह का एरो मिलेगा, ऐसा एरो। मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूं। एक्चुअल में आप इसको जब एक्चुअल में देखेंगे, ओरिजिनल देखेंगे, तो रियोस्टेट कुछ इस तरह का होता है। एक ड्रम रहता है इस तरह का, है ना, इस तरह का ड्रम रहता है, और दोनों साइड से उसका स्टैंड रहता है, इस तरह से स्टैंड, है ना, यहाँ से भी स्टैंड, यहाँ से भी स्टैंड, है ना। और यहाँ पर जो कनेक्शन किया जाता है वायर का वो रहता है, और यहाँ पर एक जॉकी रहता है, इस तरह का जॉकी रहता है ना। ये जॉकी, इस तरह का जॉकी रहता है। जो जॉकी जो है, इसको हम लोग जॉकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉकी। ये जॉकी जो है वो स्लाइड करता है, इस तरह से स्लाइड करता है। यही जो है ये एरो को बता रहा है। ये जॉकी जो दिख रहा है आपको, यही जो है वो एरो से यहाँ से सिंबलाइज किया जा रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये पूरा ड्रम है। ये जो ड्रम है वो रेजिस्टेंस को बता रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना। और ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये आपका जॉकी है। ये जॉकी जो है रेजिस्टेंस को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, मतलब रेजिस्टेंस को वेराई करता है, चेंज करता है। तो इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये रियोस्टेट का एक्चुअल डायग्राम है। क्या आप सर्किट में ऐसा डायग्राम बना पाएंगे? हाँ, आपको ये बनाने के, अभी तो मैं ऐसे ही रफली बनाया हूं, आप फेयर बनाएंगे तो आपको बहुत ही टफ पड़ेगा। तो वो बनाने की जगह हम लोग को सिंबल्स यूज करना है, ताकि हम आसानी से ड्रॉ करके आगे बढ़ जाए। और देखिए, ये जो है आपका वो जॉकी को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ? जॉकी हुआ। जो मेन डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है, ये जॉकी हुआ। ये जॉकी आपका यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब सर्किट में इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट है ना। और ये जॉकी उठ के यहाँ लग जाएगा, मतलब सर्किट में इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो जितना आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना और घटाना है, वो जॉकी की मदद से आप कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब आते हैं एमीटर में। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को नापने के लिए यूज किया जाता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट तो हम लोग पढ़ के आए हैं, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर। भैया आपके सर्किट में है कितना करंट? करंट अगर आप नहीं नापिएगा, करंट आपको पता नहीं है, सर्किट में आपको चाहिए आपका जो अप्लायंस है, आपका जो छोटा सा, मान लीजिए कि आपको एक साउंड बॉक्स चलाना है, वहां पर कम एम्पियर की जरूरत है आपको करंट की, और आप ज्यादा दे देंगे तो आपका साउंड बॉक्स उड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उस चीज को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे आप एमीटर में रीडिंग को नोट करेंगे। अगर रीडिंग ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि उसके लिए एक डिवाइस दिया रहता है, क्या बोलते हैं उसको, अभी तो एमसीबी यूज किया जाने लगा, लेकिन सबका अपना एक, वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा सा नाम है, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। वो दिया रहता है कि भाई हाई करंट अगर एंटर कर गया तो इलेक्ट्रिक फ्यूज उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अभी उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो एमीटर जानना है। एमीटर जो है सर्किट में अगर एमीटर बनाने जाए तो एमीटर एक तरह का घड़ी टाइप का मशीन होता है। ठीक है, एक घड़ी टाइप का, घड़ी जैसा दिखता है। घड़ी में जैसे सुई लगा रहता है, उसी तरह से एमीटर में भी एक सुई लगा रहता है। ठीक है, जो आपको करंट नापने का काम करता है। करंट बढ़ गया तो करंट कम हो गया तो नीचे ऊपर, इस तरह से होते रहता है। तो एमीटर जो है वो करंट नापने का, करंट का वैल्यू नापने का एक एक डिवाइस है, जो सर्किट में अगर हम उस घड़ी को बनाने गए, है ना, इस तरह का घड़ी बनाने लगे, अगर हम डिजाइन करके ऐसा घड़ी बनाने लगे, यहाँ पर पूरा
कांटा देने लगे, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, यहाँ पर कांटा इस तरह से बनाने लगे, पूरा डिजाइन करने लगे, तो यार बहुत ही टफ पड़ने वाला है, उससे बचना है हमको। इसीलिए आपको जो है कोई बहुत समझदार व्यक्ति जो है वो सिंबल्स बनाया, ताकि आप सिंबल्स के थ्रू उसको सर्किट में रिप्रेजेंट कर सके। तो ये देखिए आपको एमीटर जो है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक गोला बनाया रहेगा, है ना, एक गोला बनाया रहेगा, है ना, और उसके अंदर में ए लिखा रहेगा, ऐसा ए, है ना। ये सर्किट भी यूज होगा, और दोनों साइड इस तरह से आपके लाइंस निकले रहेंगे। ये वायर कनेक्शन को बताता है। आगे जो वायर गया है उसके बीच में इसको लगाया गया है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लगाएगा, है ना। प्लस माइनस फिक्स नहीं है, आप इसको इधर भी प्लस आ सकता है, इधर भी माइनस आ सकता है, सेल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एमीटर बताता है, ये आपका एमीटर बताता है। और इस ओरिजिनल एमीटर आपको मैं बताया कि घड़ी टाइप का दिखता है, सर्किट में घड़ी लगाने बैठोगे तो यार बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब आते हैं वोल्ट मीटर में। भाई ये क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस, एमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट नापता है सर्किट में, है ना। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बात यहाँ भी लिख सकते हैं कि अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, द मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट को नापने का काम करता है। तो ये हम लोग अभी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है इसमें, बस हम लोग को अभी सिंबल्स जानना है। अब आते हैं वोल्ट मीटर में। भैया जैसे जैसे आपके सर्किट में दोनों चीज आप देखते हो भैया, अरे वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज घट गया, वोल्टेज बढ़ रहा घट रहा, भाई लाइट को ऑफ कर दो, टीवी को बंद कर दो, है ना, वोल्टेज घट रहा है बढ़ रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वोल्टेज नाम का भी कोई चीज होता है जिसको हम लोग, मतलब अगर क्या बोले हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए एक डिवाइस यूज होता है सर्किट में, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो आपका समझिएगा ध्यान से, वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो आपको बीच में वी लिखा रहेगा, एक जगह पे वी लिखा रहेगा, तो ये आपको वोल्ट मीटर सिंबल है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से आपको सर्किट में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो प्लस हो गया, ये माइनस। तो ये वोल्ट मीटर क्या है? ये भी एक ऐसा डिवाइस है जो जिस तरह से एमीटर करंट नापने के लिए यूज किया जाता है, वैल्यू ऑफ करंट नापने के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह से वोल्ट मीटर जो है वो 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 क्या नाम करता है, नापने का काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपल लैंग्वेज में बोलो यार वोल्टेज नापने का काम करता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं डिवाइस डिवाइस यूज्ड यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली इसको बोले यार वोल्टेज, वोल्टेज, है ना, इन इन अ सर्किट। सर्किट मतलब, सर्किट मतलब जिस जहां पर आपको जो अप्लायंस लगाया हो उसके दोनों छोर में कितना कितना वोल्टेज है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए ये वोल्टमीटर लगाया जाता है, ठीक है। इन अ सर्किट आप लिख दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये सर्किट नहीं होता है एक्चुअल में, डिवाइस जो अप्लायंस होता है उसके पैरेलल में लगाया जाता है, तो उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस तो हम आपको बता ही दिए, रेजिस्टेंस क्या है अभी पूरा डिटेल जाएंगे, अभी बहुत ज्यादा ओहम्स लॉ पढ़ेंगे, ओहम्स लॉ के बाद हम लोग रेजिस्टेंस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। तो अभी आप ये समझिए कि ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये देखिए इन दोनों को फिर से मैं बता रहा हूँ, रियोस्टेट और कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कांस्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है हर वायर का, अगर आप वायर का लेंथ चेंज नहीं करते हैं ना, वायर का लेंथ नहीं चेंज करते, एक इतना छोटा एल्यूमिनियम का वायर लाते हैं और एक इतना छोटा कॉपर का वायर लाते हैं, ठीक है। दोनों का थिकनेस सेम रखते हैं, मोटाई सेम रखते हैं, लंबाई सेम रखते हैं, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो जो इन दोनों का भी का रेजिस्टेंस है, लेंथ मतलब फिक्स लेंथ में और फिक्स थिकनेस में जो दोनों का लेंथ है, दोनों का रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल मतलब प्रॉपर्टी है इन दोनों का। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अगर लेंथ और थिकनेस को चेंज नहीं किए हैं, उसका मटेरियल चेंज नहीं किए हैं,
तो वो फिक्स होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। रियोस्टेट को और थोड़ा सा समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं थोड़ा। सर्किट में अगर इसको समझा दूं तो कितना मजा आएगा आपको। अभी जो हमारे घर में लगा हुआ है सर्किट, अगर उसमें हम रियोस्टेट का एग्जांपल दे दो तो कैसा मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। देखिए, आप कभी गौर ही नहीं किए इस चीज में, आपको गौर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। जैसे आप पंखा को चलाते हैं तो वहां पर पंखा को कम ज्यादा करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रेगुलेटर यूज करते हैं, है ना। जाइए और नेट पे जाके सर्च मारिए कि रेगुलेटर, रेगुलेटर का जो सिंबल दिया होगा ना, रेगुलेटर का सिंबल जो दिया होगा कुछ इस तरह का दिया होगा। देखिए, मैं यहाँ पर कहीं पर जगह नहीं मिल रहा है, बढ़िया से बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये ऐसा दिखाएगा, ऐसा करके यू 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 ऐसा करके आपको दिखाएगा, और बीच में ऐसा एरो दे देगा, कहीं पर ऐसा एरो दे देगा। ये एक रियोस्टेट है। जब आप ऐसे ऐंठते हैं, जब आप ऐसे ऐंठते हैं तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा आप करते हैं, तो रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ता है और घटता है, तो उससे कंट्रोल में कौन आता है, करंट आता है। करंट जो है आपको कम मिलेगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, करंट ज्यादा मिलेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो उसको रेगुलेट कौन करता है, वो करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेगुलेटर क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस देकर रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके करंट को कंट्रोल करता है, और आपका पंखा जो है वो कम ज्यादा होता है। समझ में आया आपको। तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज, और ये जो है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस हुआ, जो आपका हर मटेरियल का अपना एक फिक्स होता है, और अगर आप उसका लेंथ और थिकनेस चेंज नहीं करते हो तो वो कॉपर वायर, इतना बड़ा कॉपर वायर आप कहीं से भी लेके आओ, अगर ये कॉपर वायर का लेंथ और उसका डायमेंशन सेम है तो उसमें उसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस हुआ, और ये रेगुलेटर का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब भी मैं आपको समझा दिया। तो ये सारे सिंबल जो है वो आपको सर्किट में मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। तो बार बार जब आपको मिलेंगे तो भैया उसको पहले ही समझ लें, है ना। बाद में आपको परेशान करेगा तो वो नुकसान करेगा आपको। ठीक है, तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा हुआ नहीं है, इसी से रिलेटेड है, आप इसको समझ लीजिए। ये समझ गए तो ये तो आपको एकदम हलवा लगेगा। क्या है भाई इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा कोई भी, चाहे वो गरीब इंसान हो चाहे वो अमीर इंसान हो, भैया इलेक्ट्रिक सर्किट तो बिछाता ही है। कोई होता है जो दीवार के अंदर बिछाता है, दीवार के अंदर अब मस्त तरीके से वायरिंग कराता है, और कोई गरीब जो होता है वो सिंपल भैया वो वायर को जोड़ते हुए वायरिंग खींच देता है ना। सिंपल वायर उसको दिखता है रूम घर में। ठीक है, तो वायरिंग तो सब करते हैं, है ना। तो वायरिंग का जो ये एक सर्किट बिछाया जाता है ना अपने घर में, वायर का एक चारों तरफ जो घुमाया जाता है वायर, वायर जिससे हम बल्ब कनेक्ट करते हैं, पंखा कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस, आपका प्लग को कनेक्ट, सॉकेट को कनेक्ट करते हैं, टीवी का जहां पर वो बैठाते हैं, क्या बोलते हैं, बोर्ड बैठाते हैं, वहां हम लोग वायरिंग करते हैं, सब जगह वो वायर बिछाते हैं। तो वो वायर का जो जाल है ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हुआ भैया वायर का जाल, वायर का जाल, और कंपोनेंट, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाए जाते हैं। तो ये पूरा जो एक सिस्टम है ना, द सर्किट इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में, छोटा सा लैंग्वेज में समझेंगे तो क्या समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ इज व्हाट, भैया करंट जिस रास्ते में बहता है ना, करंट को जो रास्ता चाहिए होता है बहने के लिए ना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपली द पाथ फॉलोड बाय करंट टू फ्लो, है ना। करंट को फ्लो करने के लिए जो रास्ता चाहिए होता है, जो रास्ता इख्तियार करता है वो फ्लो करने के लिए, वायर के थ्रू, वायर के थ्रू जो रास्ता इख्तियार करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं।
अब इसको मैं एक और बढ़िया तरीके से समझाने जा रहा हूं, आप इसको प्लीज नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा और आपको थोड़ा सा ये चीज समझाना चाहूंगा। हम लोग को इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है ना, वो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। इसके बाद एक और चैप्टर है जिसमें हम लोग डोमेस्टिक कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से डोमेस्टिक सर्किट जो हाउस होल्ड सर्किट बिछाया जाता है, वो तो काफी पेचीदा होता है ना। बहुत सारे वायरिंग लगते हैं, बहुत सारा कनेक्शन किया जाता है, हर रूम में कनेक्शन किया जाता है। तो वो सर्किट जो हो गया ना, वो डोमेस्टिक सर्किट हो गया। हमको उतना डिटेल अभी नहीं समझना है, हमको ये समझना है कि भैया सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट मेरे लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक ऐसी वायरिंग होती है, एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हम एक मतलब एक या एक से ज्यादा सेल लगाते हैं। ठीक है, अभी मैं घर का कनेक्शन का बात नहीं कर रहा हूं, एक सिंपल हमको एक बल्ब जलाना है। अगर एक बल्ब जलाना है तो सिंपली हम क्या क्या जोड़ेंगे उसमें, एक सेल या एक से ज्यादा सेल जोड़ेंगे। जितना बल्ब ताकत रखता है उतना हमको सेल देना पड़ेगा, सेल जोड़ेंगे। भाई ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच जोड़ेंगे, है ना, ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद भाई करंट कितना जा रहा है उसके लिए एमीटर जोड़ेंगे, है ना, वोल्टेज कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके लिए वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। और हमको बल्ब का ग्लो को बढ़ाना है, घटाना है, बल्ब ज्यादा ग्लो करने लगे, कम ग्लो करने, उसके लिए ज्यादा खुश होंगे तो रियोस्टेट जोड़ेंगे, है ना। तो ये सारा सर्किट, ये अगर हम अपने एक सिंपल जो सर्किट बिछाए हैं, एक वायरिंग का कनेक्शन जो किए हैं, सेल से लेकर बल्ब तक, सेल से लेकर बल्ब तक जो हम कनेक्शन किए हैं, उसमें जो जो कंपोनेंट्स को हम लोग लगाते हैं, उन सबको दिखाकर एक सर्किट तैयार करते हैं, एक वायर का एक क्लोज लूप तैयार करते हैं। उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है भाई, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों जरूरी है? इसका जरूरी होने का कारण है, हमको करंट फ्लो करवाना है, हमको करंट फ्लो करवाना है। इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करेगा तभी ना हमारा हर मतलब बल्ब जो है वो जलेगा। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम एक ही बल्ब लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम बहुत सारा बल्ब, अपने घर का कनेक्शन का बात करें तो भाई हम पोल से वायर खींचे, पोल से हमारे घर में वायरिंग आया, हमारे मीटर में वायरिंग आया, मीटर से अंदर आया, और अंदर में सारे वायरिंग मतलब जो मेरा मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है, वहां से हम सब घर को करंट प्रोवाइड किए। किसके थ्रू प्रोवाइड किए? सर्किट के थ्रू प्रोवाइड किए। हर रूम का एक अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बिछाए, हर रूम में एक क्लोज लूप तैयार किए, और उसमें हम लोग बल्ब लगाए, पंखा लगाए। ठीक है, जो हमको लगाना है वो उसके लिए, और जो नहीं भी लगाए हैं उसके लिए भी सॉकेट दिए हुए हैं। भाई आयरन चलाना है कल के डेट में, आज जरूरत नहीं है, हम कल आयरन चलाना चाहते हैं, प्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटा सा बोर्ड बैठा दिए, है ना। तो ये सारा जो है वो एक क्या बोले कि एक बड़ा लूप है। ठीक है, अभी आपको वो चीज नहीं समझना है, अभी आपको सिंपली एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिटेल जाएंगे। अच्छा, तो हम थोड़ा सा हल्का सा आपको बताते हैं कि यार ये जो बोला गया द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, ये वायरिंग के थ्रू यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, वायर के थ्रू हमको जहां करंट भेजना है वहां भेज रहे हैं। ठीक है, वायर क्या है? गुड कंडक्टर है। कॉपर वायर क्या है? गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाने के लिए हम जहां जहां हमको फ्लो करवाना है वहां वायरिंग देंगे, है ना, वहां वायरिंग देंगे। सेम एज, कैसा आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, सेम एज मान लीजिए एक तो बड़ा सा गड्ढा है। क्या है? एक बड़ा सा पिट है, पिट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गड्ढा, है ना। गड्ढा हमको तो लिखना भी नहीं आएगा, गड्ढा, है ना, एक बड़ा सा गड्ढा है। ठीक है, अब गड्ढा में भर दिए पानी। खेत में अक्सर हम लोग यूज करते हैं, गड्ढा में भर दिए पानी। अब ये गड्ढा का पानी हमको हमको इधर भी भेजना हमको इधर भी भेजना है ना, हमको इधर भी भेजना है ना। ये गड्ढा का पानी को हमको रास्ता देना है ना, इधर भी भेजना है। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से रास्ता बनाएंगे, यहाँ से कियारी काटेंगे। आप खेत में देखे होंगे कियारी,
क्यारी का मतलब क्या होता है? मतलब रास्ता तैयार करना। एक रास्ता इधर तैयार किया तो पानी कुछ इधर चला जाएगा, है ना। ये रास्ता एक तैयार किया तो पानी कुछ इधर चला जाएगा, एक रास्ता तैयार किया तो पानी इधर चल जाएगा, एक रास्ता तैयार किया तो पानी इधर चल जाएगा। भाई सर्किट भी वही चीज है। एक मेन क्लोज लूप तैयार कर दिए, एक क्लोज लूप तैयार कर दिए, किसका? वायरिंग का एक क्लोज लूप तैयार कर दिए भाई। ये वायरिंग हो गया। अब वायरिंग से हमको मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब जलाना है तो यहाँ से वायर नीचे उतार दिए, यहाँ पर एक बल्ब जला दिए, है ना। अब यहाँ से हमको एक बल्ब जलाना है तो यहाँ से वायरिंग को आगे ले गए, यहाँ एक बल्ब जला दिए, ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि इस रूम का हो गया, हमको अगले रूम में ले जाना है तो मेन सर्किट से हम फिर से यहाँ से कनेक्शन करके दूसरे रूम में ले गए और दूसरे रूम में फिर से सिंक बिछा दिए, है ना। तो जहां पर हमको पहुंचाना है उसके लिए हम लोग कियारी काटे। कियारी, कियारी समझिए, हम लोग जैसे यहाँ पानी के लिए काटे, है ना, वाटर को फ्लो करवाने के लिए अलग अलग कियारी काटे, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग वायरिंग दिए, है ना। जैसे वायरिंग दिए, करंट दूसरे रूम में चला गया, तीसरे रूम में चला गया जहां भेजना है। उसी तरह से पोल, जो हमारा घर के बाहर जो पोल होता है, पोल से हम अपने घर तक लाते हैं, वायरिंग के थ्रू लाते हैं, है ना। अब घर से हमको दूसरे रूम में भेजना है, वायरिंग के थ्रू ले जाएंगे, है ना। एक कोने से दूसरी जगह पहुंचाना है, वायरिंग के थ्रू ले। तो ये जो पूरा जाल है, ये पूरा जो जाल है, इसी को तो भैया इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट अलग से समझने की जरूरत आपको नहीं है। अपने घर में क्या कहीं किसी के यहाँ नया घर का वायरिंग हो रहा होगा, जाइए देखिए, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो हम लोग को अभी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है, इतना तामझाम पढ़ने की जरूरत, इतना तामझाम पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। इसके लिए हम लोग को एक चैप्टर है हाउस होल्ड सर्किट, उसको पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सब समझेंगे। फ्यूज क्या होता है ना, फ्यूज क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, डिटेल में जाना है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो मेन मकसद है ना, मेन मकसद है वो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने का है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें एक बल्ब लगा हो, एक स्विच लगा हो, एमीटर लगा हो, वोल्ट मीटर लगा हो, और ज्यादा खुश हुए तो वेरिएबल रजिस्टर लगा हो, है ना। तो ये सारा को जोड़कर हम एक सर्किट तैयार करते हैं। और ये तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जो करंट को फ्लो करने देगा, और कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जो करंट को फ्लो नहीं करने देगा। तो भैया जो नहीं करने देगा वो ऑफ है, और जो करने देगा वो ऑन है ना। तो नहीं करने और करने में कौन भूमिका निभा रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू द अलाउ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दे इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, है ना। The electric circuit which allow the flow of current, the electric circuit which allow the flow of current, है ना, through it is called आपका आपका क्लोज सर्किट, या इसको ऑन सर्किट भी बोल सकते हैं। और द इलेक्ट्रिक सर्किट विच डज नॉट अलाउ, विच डज नॉट लिखते हैं, विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, है ना। जो करंट को अपने से फ्लो ना करने दे, अपने सर्किट में करंट को फ्लो ना करने दे, वो ऑफ सर्किट हुआ। अब इन दोनों को हम लोग डायग्राम से समझते हैं, है ना। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली, आपको हम ज्यादा कुछ नहीं जोड़ते हैं, एमीटर उमीटर तो चीज बात की चीज है, वो रीडिंग लेने के लिए हम लोग अभी सिंपली बल्ब लेते हैं, है ना, सेल लेते हैं और स्विच लेते हैं, ठीक है। वो एमीटर उमीटर तो हम लोग करंट नापेंगे तब ना, अभी हमको करंट नापना नहीं है, करंट फ्लो कर रहा है बस, इतना आइडिया है, ठीक है। अच्छा एक सिंबल और छोड़ दिए यार हम, उसको भी बताना जरूरी था, गैल्वेनोमीटर, है ना। तो हम थोड़ा सा, अब तो फिर से वो पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, आपको गैल्वेनोमीटर का सिंबल बता देते हैं। गैल्वेनोमीटर जी से डिनोट किया जाता है ना, सर्किट में अगर जी हो, मतलब इस तरह का हो, तो समझ लीजिएगा ये गैल्वेनोमीटर है। क्या है? गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में छूट गया था, इसीलिए हम आपको अलग से बता दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर जो है, ये भी जो है वो क्या करता है, ये भी आपको करंट डिटेक्ट करने का काम करता है। एमीटर करंट नापने का काम करता है। भैया 10 एम्पियर करंट है, 50 एम्पियर करंट है, उसको नापने का काम करता है, लेकिन ये नापने का काम नहीं करता है, ये डिटेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, क्या डिटेक्ट करने का काम करता है? कि भैया सर्किट में करंट है या नहीं है, वो बताने का काम करता है। और साथ में ये आपको डायरेक्शन बताने का भी काम करता है कि करंट सर्किट में किस तरफ से आ रहा और किस तरफ जा रहा है, मतलब उसका कौन सा डायरेक्शन है
वो बताने का काम करता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज, है ना, इन अ सर्किट टू डिटेक्ट डिटेक्ट द presence as well as the direction of current। प्रेजेंस और डायरेक्शन दोनों का मतलब डिटेक्ट करने का काम करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो समझिएगा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट नापने का काम नहीं करता है, वो पता करता है कि आपके सर्किट में करंट है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपका सर्किट डेड है, सर्किट आपका क्या है, डेड है, करंट नहीं आ रहा है। आप देखे होंगे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन जो है, आपको टेस्टर आप देखे होंगे यार, टेस्टर देखे हैं, टेस्टर में वो पीला कलर का लाइट जल जाता है, जैसे ही उसको स्विचवा में डालता है और पीला कलर का लाइट जल जाता है। तो ये पीला कलर का लाइट क्या करंट है सर्किट में या नहीं है? तो एक छोटा सा वो गैल्वेनोमीटर है जो आपको ये पता कर दे रहा है कि वो करंट है या नहीं, है ना। लेकिन गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, वो भी घड़ी की तरह होता है, घड़ी की तरह होता है, जिसमें एक सुई लगा रहता है। अगर करंट इधर से आ रहा है तो सुई वह इधर चल जाता है, और करंट इधर से आ रहा है तो सुई इधर चला जाता है। तो सुई का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करंट का डायरेक्शन पता करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया। तो अभी हमको गैल्वेनोमीटर नहीं बताना था, छूट गया, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिए। तो हम इसको मिटाते हैं फटाक से। ठीक है, हमको अचानक याद आ गया कि यार गैल्वेनोमीटर तो छूट गया हमारा। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग का मेन जो मकसद है, अभी जो मेन मकसद है वो है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट बताना, है ना। तो हम लोग दोनों को डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको मैं पहले बता रहा हूं, मैं बोला कि अब सिंपल सर्किट बनाने वाले हैं हम लोग। ये आपका बल्ब हुआ, है ना, ये आपका बल्ब हुआ, ठीक है, ये आया आपका सेल, ठीक है, सेल में ये आपका प्लस हुआ और ये आपका माइनस हुआ। प्लस से जो जुड़ता है ये लाइव वायर हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं लाइव वायर। ये वायर जो क्या हुआ, लाइव वायर हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ये क्या हो गया, ये आपका न्यूट्रल वायर हुआ, है ना। अभी इसको सबको बताएंगे यार, बड़ी अच्छे से बताएंगे हम, है ना। अभी जब हम लोग डिटेल में चलेंगे ना तो सब कुछ अच्छे से बताएंगे कि लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है ना। तो न्यूट्रल वायर ये हो गया, कहां से कहां, ये देखिए माइनस से लेकर बल्ब तक जो कनेक्ट है ये न्यूट्रल वायर हो गया, और ये प्लस से लेकर यहां तक बल्ब तक कनेक्ट है, इसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं। लाइव वायर का दूसरा नाम भी है, लाइव वायर का दूसरा नाम भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज वायर। फेज वायर, है ना, फेज वायर। फेज वायर से करंट एंट्री करता है और लाइव वायर से रिटर्न होता है ना। अप्लायंस में ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, बल्ब में फेज वायर से करंट एंट्री करेगा। करंट किससे एंट्री करेगा, फेज वायर से एंट्री करेगा, और करंट निकलेगा किससे, न्यूट्रल वायर से, वो निकल जाएगा। फेज वायर, लाइव वायर भी कहते हैं उसको, याद रखने की चीज है ना। अभी हम एक सिंपल सर्किट बनाया है, स्विचों नहीं लगाए हैं इसमें। स्विच लगा लीजिए भैया, स्विच लगा लीजिए। तो हमको पता है स्विच जो है वो आपका लाइव वायर में लगना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर स्विच लगा लेते हैं। सिंपली थोड़ा सा जगह दे देते हैं, यहाँ स्विच कनेक्शन कर देते हैं। अब ये स्विच जो है यही डिसाइड करेगा आपका सर्किट ऑन है या ऑफ है ना। भाई बटनवा दाबे तो करंट फ्लो करने लगा, बटन दबाए करंट फ्लो करने लगा। करंट क्यों फ्लो करने लगा, वो बटन क्या किया, वो बटन सर्किट को ऑन कर दिया। बटन जो है सर्किट को ऑन कर दिया, स्विच जो है सर्किट को ऑन कर दिया। तो यहां पर सर्किट जो ऑन होगा, ये तो सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये बल्ब हो गया। और जैसे ही ये ऑन हुआ, अरे जैसे ही ये ऑन हुआ, ये देखो ये क्या बता रहा है, बल्ब जलने लगा, ग्लो करने लगा, बल्ब ग्लो करने लगा। मतलब ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मतलब करंट ऐसे गया, इसको मिला, और फिर यहां से वापस हो गया, यहां से करंट वापस हो गया। तो करंट जब पूरा राउंडिंग मारता है ना, राउंड मारता है, तो समझ लेना भैया सर्किट ऑन है। उसको कौन बताया, ये स्विच भाई साहब बताए, ये स्विच बताए, है ना। ये स्विच जो है वो आपको बताया कि आपका सर्किट जो है ऑन है या ऑफ है। स्विच ऑन का सिंबल हम बता चुके हैं। स्विच ऑन का सिंबल जब इस
ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है वो डॉट पड़ जाए तो समझ लीजिए स्विच ऑन है। तो ये स्विच ऑन है इसलिए क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है, याद रखिएगा। इसको क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हैं या क्लोज सर्किट भी बोल सकते हैं, है ना। तो सिंपल सर्किट में बनाया हूं, इसमें कुछ नहीं लगाया हूं, इवन एमीटर और वोल्टमीटर भी नहीं लगाया हूं। उसको भी आगे चल के हम लोग बताएंगे, जब ओहम्स लॉ का डिटेल पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे वो। अभी आप समझिए कि भैया आपका स्विच जो काम कर दे रहा है, ऑन ऑफ करने का काम कर दे रहा है सर्किट को, तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि वो क्लोज सर्किट है कि ओपन सर्किट है। अब इसी के बगल में हम लोग ऑफ सर्किट या क्लोज सर्किट का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज सर्किट या ऑन सर्किट, है ना। ऑन सर्किट, ये मतलब ऑन सर्किट है, सर्किट आपका ये क्या है, ऑन है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ऑन सर्किट है। तो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, है ना, ये ऑन सर्किट है। अब इसी के बगल में हम लोग ऑफ सर्किट बनाते हैं। ऑफ सर्किट में क्या होगा भाई, बल्ब लगाए, है ना, बल्ब लगाए, बल्ब लग गया, है ना, बल्ब लगा, फिर हम लोग सर्किट को आगे ले गए। लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, अपना स्विच लगाए, प्लग की लगाए, ये क्या किए देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या किए हम लोग, यहाँ पर अपना सेल लगाए, ये सेल लगा। अभी हम सब बताएंगे, बहुत कुछ बताना है आप लोग को यार, बहुत कुछ, है ना। आप लोग को बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है कि भैया लाइव वायर में ही स्विचवा को क्यों लगाए, इधर क्यों नहीं लगाए, न्यूट्रल वायर में स्विच को क्यों नहीं लगाए, इसका कारण क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। बस अभी आप सिंपली समझिए जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक साथ समझिएगा तो भुला जाइएगा, एक साथ समझिएगा तो भुला जाइएगा, और भुला जाइएगा तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा भाई, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए धीरे धीरे खाइए, धीरे धीरे खाइए, डाइजेस्ट करिए उसको, है ना। तो ये आपका सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका की हो गया, प्लग की हो गया, स्विच बोल लीजिए, सिंपली स्विच बोल लीजिए, ये स्विच हो गया। अब ये स्विच जो है अगर बिंदु नहीं है इसमें तो ऑफ है, ऑफ मतलब आपका बटन जो है वो ऑफ है, तो भाई पंखा नहीं चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्ब डज नॉट ग्लो, डज नॉट ग्लो, है ना, डज नॉट ग्लो, यहाँ पर बल्ब आपका नहीं चलेगा। तो ये जो है आपका सिंपल में यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। आपको करंट नहीं दिख रहा है, करंट हम देखिए ये आई वाला जो सिंबल है एरो से दिखाए हैं वो नहीं दिख रहा है, मतलब ये करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, मतलब ये जो है ओपन सर्किट है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट, है ना। तो ओपन सर्किट ये हो गया, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ऑफ सर्किट भी बोल सकते हैं, ऑफ सर्किट भी बोल सकते हैं। बस इतना आपको समझना है, ये बहुत बड़ा तामझाम नहीं था। मैं और इसके बाद आपको थोड़ा सा और भी चीज बताना चाहूंगा, उसको भी आपको समझ लीजिए। छोटा सा चीज है जो आपको कन्वर्जन में काम आएगा, जो यूनिट कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, तो उस सब चीज को आप समझ लीजिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज समझिए, आप 1 कूलम नहीं, पहले हम लोग चार्ज का यूनिट समझते हैं, एसआई मतलब एसआई नहीं, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, स्मॉल यूनिट, यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज के जो स्मॉल यूनिट्स यूज किए जाते हैं, स्मॉलर यूनिट्स बोल सकते हैं, स्मॉलर यूनिट्स बोल लीजिए। स्मॉलर यूनिट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका आता है, ऐसे तो चार्ज को किस में नापा जाता है, कूलम में, लेकिन स्मॉलर यूनिट में आ जाता है 1, कभी कभी आपको ऐसा लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 मिली कूलम, क्या बोलते हैं इसको, 1 मिली कूलम, मिली कूलम, है ना, मिली कूलम। 1 मिली कूलम कितने कूलम के बराबर होता है, दैट इज द 10⁻³ कूलम। ये याद रखने की चीज है, आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में इसका बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये सीखना आपको साथ साथ जरूरी है। 1 मिली कूलम हो गया, दूसरा आ गया 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम को यू इससे सिंबलाइज किया जाता है, तो इसको भी समझ लीजिए, 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, है ना, माइक्रो कूलम, है ना, ये आपका हो गया। इसको डिनोट किया जाता है 10⁻⁻6 कूलम से, है ना। अब इसके बाद आता है 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम, NC, है ना, तो इसको हम लोग 1 नैनो कूलम से जानते हैं, नैनो कूलम, है ना, नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ कूलम के
बराबर होता है। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि ये सिंबल हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए और उससे हम आपको परेशान करे। साथ में मैं मेरा एक फॉर्मूला छूटा है, उसको भी आप याद कर लीजिए। मैं आपको आई का फॉर्मूला बताया था Q बाई टी, तो आप इस Q को एन ई बाई टी भी लिख सकते हैं, एन ई बाई टी भी लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, जब आप इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, या मेरे पास यहाँ पर कुछ जगह है उसी में बता देता हूँ कि एक छोटा सा जगह मैं लेता हूँ, इतने में बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए Q जो है वो Ni के बराबर है, और यहाँ पर E है वो 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन को बताता है। ये N क्या बताता है? N आपको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंटीग्रल वैल्यू में होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 हो सकता है ना, हो सकता है 5 हो सकता है, लेकिन 1.5, 0.5, 1.5 ये नहीं हो सकता। इंटीग्रल वैल्यू होता है एन का। तो यहाँ पर देखिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। अगर मैं चार्ज की जगह पे 1 कूलम लेता हूं, अगर मैं चार्ज की जगह अभी इसको छोड़िए, अभी इससे पहले समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन ई सिंबल किसको करता है? ई सिंबल करता है, ई आपको बताता है ना, ये क्या बताता है? चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। ई क्या सिंबल करता है? चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, बच्चों को मालूम है ये चीज। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हमको निकालना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम लोग उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रब करने जा रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया हो तो मैं इसको रब करता हूं। देखिए मैं आपको यहां पर ये निकाल के बताना चाहता हूं कि जो है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए यहां पर आपको ये जो है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका टोटल चार्ज को बताना चाह रहा है। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ये जो साइन है Q इज इक्वल टू एन ई, इसमें मान लीजिए इफ टोटल चार्ज जो है अगर मैं ले लेता हूं 1 कूलम, है ना, और निकालना चाहता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक कूलम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम, 1 कूलम, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो हमको इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को इधर लाना होगा। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, वो Q बाई ई होगा, और Q जो है आपका 1 कूलम हो गया, और E जो है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 है। तो आप 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए आपको कितना मिलता है, आपको पता चल जाएगा। ये लगभग मेरे अनुसार से 6.25 इंटू 10⁻18 आता है, लगभग 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैं श्योर तो हूं, लेकिन अगर हो जाए गलत तो देखिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में पाए जाते हैं। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है आपके ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए ये चीज। और इससे कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए पूछे जा सकते हैं चार्ज की वैल्यू देके। ये 1 कूलम दिया है, आपको यहाँ पर 10 कूलम दे देगा, 15 कूलम दे देगा, 20 कूलम दे देगा, पॉइंट में दे देगा, तो आपको निकालना होगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद करना होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और फिर आपको इस फॉर्मूले में लगा के आप निकाल सकते हो। तो मेरा आज का जो लेक्चर नंबर 1 है, यहीं पर मैं समाप्त करता हूं इसको। आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर, और मेरा ये लेक्चर नंबर 1 जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं आपको इसका और जो अगला
लेक्चर है वो प्रोवाइड करा सकूं, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि उनका भी इलेक्ट्रिसिटी का डाउट बहुत अच्छे से तरीके से दूर हो पाए और क्लास 10th में अच्छा स्कोर करें। और अगर कहीं पर मेरे तरफ से कोई चीज छूटी हो या कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए मुझे, ताकि ताकि मैं उसको सुधार सकूं और आपको बताऊं और उससे बेटर तरीके से बता सकूं। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ताकि मैं और उमंग और उत्साह से आपको बता सकूं। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर और एनर्जेटिक होकर, और आपको एनर्जेटिक करने के लिए थैंक यू यहीं पर।